गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अपन अध्याय पढ़ रहे थे, आपके अध्याय नंबर 11, उसी के अंदर अपन ने पिछली क्लास में आपके जैव उर्वरक और जैविक खाद कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास तक। पहले पाठ का नाम लिखते हैं अपन। अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के अंदर आपके चल रहा था, अपन ने पहले जैविक खाद कंप्लीट किया। जैविक खाद के पूरा वर्गीकरण, कौन कौन सी जैविक खादें हैं, कैसे बनाते हैं, इनके प्रयोग की विधियां। फिर अपन ने जैव उर्वरक पढ़ा। अपन मतलब फसल के उत्पादन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में अपन ने अध्ययन करना शुरू किया था। तो इसके अंदर अपन ने जैविक खाद पढ़ लिया और जैव उर्वरक पढ़ लिया। अपन ने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिए। जैसे राइजोबियम, रेजोरोबैक्टर वगैरह जो भी जैव उर्वरक थे उनको पूरी डिटेल से पढ़ लिया और उनके विभिन्न भागों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, और सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट रूप से पढ़ ली थी जैव उर्वरक के अंदर। आज अपन इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो अपन शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आपके हरी खाद क्या होती है, इसके बारे में। यही बात समझे। हरी खाद जो भी आपकी क्या करती है, आपकी फसल में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं अपन। हरी खाद है ना। अब ये हरी खाद होती क्या है? हरी का मतलब क्या हुआ? जो हरे पादप के अवशेष हैं उनको अपन खेतों के अंदर, जैसे खरपतवार है वगैरह, उनको अपन खेतों में दबा देते हैं तो वो खाद के रूप में कार्य करते हैं। इसको अपन हरी खाद कहते हैं। देखो ये कार्य कैसे करता है, तो मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए अपन हरी फसलों को खेत में क्या कर देते हैं, खेत को जोतने पर एक दबा देते हैं, जिससे वो कार्य करता है आपके खाद के रूप में। इसी प्रकार जैसे अपन रोमन में लोग सेम, लुपिन, मूंग व मोट के प्रयोग इस काम के लिए करते हैं। जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए थे ल्यूटिपस। इन्हें लुआर मिट्टी में ल्यूपिन उगाने से मिट्टी सुधार में, उपजाऊ शक्ति में वृद्धि देखी थी। मतलब इन्होंने परिभाषा लिखी अपन। तो हरी खाद की बात करें तो अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों, अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों या पौधों को मृदा की, अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने तथा मृदा उर्वरता उन्नत करने हेतु मृदा में जोतना अथवा दबाना हरी खाद देना कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि अपन जैसे फसल के अंदर उन्नत रूप से क्या करते हैं, फसल की या फिर मृदा की, जैसा परिभाषा क्या हो गई, अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों या पौधों को, जो अविच्छेदित मतलब जो जैसे मृदा के ऊपर खूब सारी जैसे खरपतवार उगाती है, कुछ अवशेष होते हैं पादपों के अवशेष है, जैसे डंठल वगैरह, उनको क्या करते हैं वो भूमि के नीचे
जैसे अपन क्या करते हैं उनके अंदर हाथों हाथ, जैसे देखते हैं अपन गाँवों के अंदर देखते हैं, खेतों के अंदर क्या होते हैं, जैसे फसल काटते हैं उनके ऊपर हल चलाकर उनको क्या कर देते हैं, जो अवशेष होते हैं हल चलाकर उनको ये मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, है ना, मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। तो ये जो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको क्या कर देंगे, अपघटित कर देंगे। क्या कर देते हैं वो, अपघटित, मतलब वो मृदा के अंदर मिला देते हैं। मृदा में मिलाने से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है और वो खाद के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या हुआ, भौतिक दशा में सुधार के साथ वो खाद के रूप में कार्य करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। अब ये हरी खाद है, इसको देने की दो विधियाँ हैं। यही बात समझ, ये तो हो गई हरी खाद क्या होती है, पादप अवशेषों या जंतु जो खरपतवार है वगैरह उनको खेतों के नीचे दबा देना, वो क्या कहलाता है, हरी खाद देना कहलाता है। अब क्या है, हरी खाद देने की विधियां की बात करें, हरी खाद देने की विधियों की बात करें अपन, तो इस विधियों के अंदर बात करें अपन तो हरी खाद क्या होती है, फसल की प्रकृति और जलवायु के अनुसार हरी खाद की विभिन्न देने की अलग अलग विधियां हैं। तो इसकी अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो प्रकार की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। यही बात समझे, पहली तो है हरी खाद देने की सिट्टू विधि, हरी खाद देने की सिट्टू विधि, इनकी बात करें अपन तो। और दूसरी है हरी पत्तियों से हरी खाद, ये दो विधियों की बात करें अपन तो। पहली तो है हरी खाद देने की सिट्टू विधि। अब देखो ये सिट्टू विधि क्या है, बहुत सिंपल सी विधि है। इसके अंदर क्या है, इस विधि में क्या करते हैं अपन, हरी खाद की जो फसल को खेत में क्या करते हैं, जैसे अपन कोई फसल बोते हैं तो उनको फूल आने के पहले की अवस्था तक क्या कर देते हैं, अवस्था तक या बाद तक उसको उगाए रखते हैं, अतः खड़ी फसल को उसी खेत में पलटकर हल चलाकर दबा दिया जाता है। मतलब जिसके अंदर जैसे क्या आती है, कोई फसल है जिसके अंदर क्या है अच्छे प्रकार से वो वृद्धि नहीं कर पा रही है, या फिर उस जैसे थोड़ी सी फसल बोई अपन ने और उसके ऊपर जैसे फूल फल आने लगते हैं, उससे पहले क्या कर देते हैं उससे पहले उसको हल चलाकर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो वो क्या कर देगी, धीरे धीरे सड़ जाएगी और सड़ने से खाद के रूप में कार्य करेगी। इस विधि को अपन कहते हैं सिट्टू विधि। मतलब अपन ने फसल बोकर, और इसके अंदर अपन उपयोग कौन सी लेते हैं, कौन कौन सी फसलों का दबाया जाता है जो आपके उपयोगी होता है। एक तो ढेंचा है, गंवार है, इसके अलावा आपके सनई है, इनको क्या करते हैं लोबिया है, आदि फसलों की इस सिट्टू विधि के अंदर उपयोग में लिया जाता है। मतलब जैसे गंवार क्या करता है, खाद के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोगी काम आता है। आई बात सुन, तो इन विधियों को गंवार, ढेंचा, सनई, इनको क्या करते हैं, मृदा के अंदर बोएंगे, फसल को बो देंगे। पहले बोने के बाद में क्या करेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जब तक इनके फल फूल लगने लगेंगे, फिर अपन इसको खड़ी फसल के अंदर ही क्या करते हैं, सीधा हल चला देते हैं। हल चलाने से क्या होगा, वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा और दबने से क्या होगा, वो आपके खाद के रूप में कार्य करेगा। तो दबाने की ये विधि क्या कहलाती है, आपकी सिट्टू विधि। और दूसरी हरी पत्तियां, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर तो क्या करें, हरी खाद की जो फसलें हैं एक खेत में उगाकर दूसरी जगह मिट्टी में दबाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, घास फूस है, हरी पत्तियां हैं, उनको क्या करते हैं, एक खेत में उगाया, वहाँ से काट कर दूसरे खेत में डालकर फिर उसके ऊपर हल चलाकर उनको दबा दिया जाता है। या फिर जल के अभाव के अंदर इनको वनों से प्राप्त अपने होने वाली पत्तियाँ हैं, वनों की पत्तियाँ, इसके अंदर क्या करते हैं, वनों की पत्तियाँ या फिर फसलों की पत्तियाँ, इन सभी को क्या करते हैं, मृदा के अंदर दबा दिया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, आपके हरी पत्तियों से खाद विधि। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से ये आपके दो विधियां हैं खाद देने की विधियां। एक तो हरी खाद देने की सिट्टू विधि, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये अपन अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, नाम पता होना चाहिए, हरी खाद देने की सिट्टू विधि और हरी पत्तियों की विधि, नाम से पता चल रहा है। कोई लंबा चौड़ा सिलेबस है नहीं, सिंपल सी बात है, हरी खाद कहते किसी जगह, नाम से पता चल रहा है अपन को कि हरी खाद क्या है। अब हरी खाद की मुख्य फसलें क्या है, हरी खाद के लिए प्रयोग होने वाली फसलों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर है हरी खाद देने के लिए अपन क्या करते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं इनको, मुख्य फसलों को दो भागों में। देखो कौन कौन से दो भागों में बांटा गया, ये तो विधियाँ हो गई हरी खाद देने की, और हरी खाद कैसे कहते हैं इसके बारे में देख लिया अपन ने। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
इसके बाद में ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हरी खाद की मुख्य फसलें, हरी खाद अपन देते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी फसलें काम में ली जाती है, तो हरी खाद की मुख्य फसलें, हरी खाद की मुख्य फसलें हैं। तो इसके अंदर बात करें अपन तो मुख्य फसलों के अंदर तो पहली श्रेणी की फसल तो है, 2 भागों में बांटा गया है इसको भी मुख्य फसलों को। एक तो दलहनी फसलें, दलहनी फसलें जिनसे दालें प्राप्त होती है, नाम से पता चल रहा है दलहनी फसलें। और दूसरी फसल देखेंगे अपन, वो है आपके दलहनी के अलावा अदलहनी फसलें जिनसे दालें नहीं बनती है, बस सिंपल सी बात है। ये तो दलहनी फसलें और एक है अदलहनी फसलें। अब देखो इनके अंदर दलहनी फसलों के अंदर बात करें अपन तो सनई, ढेंचा, इसके अलावा आपके मूंग, इसके अलावा आपके उड़द, ये जो आप मूंग, उड़द, गंवार, इसके अलावा आपके नील, नील की खेती भी की जाती है। इसके अलावा आपके बरसीम, है ना, सेंजी, सोयाबीन आदि फसलें, ये क्या हैं आपके रिजगा आदि, ये क्या है दलहनी फसलों के अंदर आती है, इनका उपयोग किया जाता है। और अदलहनी के अंदर बात करें अपन तो राई, जौ, इसके अलावा आपके जई, तोरैया, और बात करें अपन तो सरसों, इसके अलावा बात करें अपन तो मक्का, और बात करें अपन तो ज्वार, सूरजमुखी आदि, ये क्या है आपके इसके अंदर आती है। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो दलहनी फसलें और अदलहनी फसलों के अंदर दलहनी जिनसे दालें प्राप्त होती है, इनको बांटा गया आपके हरी खाद की मुख्य फसलें हैं। ये दलहनी और अदलहनी फसलों के नाम हो गए आपके, ठीक है। अब क्या है बात करें तो अब हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण क्या हैं, हरी खाद देते हैं अपन तो उस फसल के गुण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में बात करें अपन। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण, फसल के आवश्यक गुण की बात करें अपन तो हरी खाद की फसल के आवश्यक गुणों के अंदर बात करें तो फसल खूब बढ़ने वाली होनी चाहिए। मतलब अपन देते हैं हरी खाद के रूप में तो उसके अंदर देखो फसल खूब बढ़ने वाली होनी चाहिए, खूब पत्तियों वाली होनी चाहिए, शाखादार होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा खाद करेगी, है ना, ताकि प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक मात्रा में खाद और कार्बनिक पदार्थ मिलाए जा सके। और फसल के वनस्पति भाग मुलायम हो ताकि वो आसानी से सड़ सकें, जैसे मतलब कठोर डंठल नहीं होने चाहिए। मुलायम फसल को अगर अपन काम में लेते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाती है, सड़ जाती है और अन्य खाद के रूप में काम आ जाती है। उसी प्रकार फसल फलीदार भी होनी चाहिए क्योंकि इन पौधों की जड़ों में ग्रंथि होती है जिनमें रहने वाले बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में स्थिरीकरण करते हैं। फलीदार होगी तो जो उनके अंदर वो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होंगे जो आसानी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। इसके अलावा इनका बीज सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। ज़्यादा महंगा लेकर अपन हरी खाद डालेंगे तो वो महंगी पड़ेगी खाद। इसके लिए क्या करना चाहिए अपन को, फसल क्या होनी चाहिए आपकी सस्ती होनी चाहिए, बीज सस्ता होना चाहिए इनका। इसके अलावा फसल की जड़ें नीचे से गहरी, जिससे मिट्टी के नीचे गहराई तक जानी चाहिए जिससे मिट्टी बुरबुरी हो जाए। इसके अलावा पोषक तत्वों को अधोमृदा से निकाल कर ऊपर ले जाएं। इसके अलावा हरी खाद ऐसी हो जो कि कम उपजाऊ मृदा पर भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके। हमारे पास में कम उपजाऊ मृदा है तो वहीं पे भी आसानी से उग जाए तो वो आगे जाकर आपके फायदेमंद रहे। मतलब एक बार उग जाएगी फिर अपन वो हरी खाद दबाएंगे तो उसके अंदर उपजाऊ क्षमता और बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ऐसी होनी चाहिए कि कम उपजाऊ क्षमता में भी आसानी से उग जाए और जल की आवश्यकता भी उनको क्या हो, कम हो, इस प्रकार की होनी चाहिए। फसल को कीट नहीं लगना चाहिए, रोगों से आक्रमण ना हो तो विषम जलवायु सहन कर सके, है ना, मिट्टी में उपयोगी अवशेष भी छोड़े। इसके अलावा फसल चक्र के साथ ऊंचे स्थान होना चाहिए। इस प्रकार से ये अपनी सारी फसलों के आवश्यक गुण हो गए। तो इसी प्रकार अपन हरी खाद के बारे में चर्चा की कि हरी खाद क्या होनी चाहिए आपके,
परिभाषा देखी अपन ने कि पादपों के अवशेष या पौधों के जो भौतिक दशा सुधारने के लिए, मृदा उर्वरता को उन्नत बनाने के लिए मृदा में जोतना या दबाना, वो क्या कहलाती है? हरी खाद देना। और इसकी दो विधियां देखी, एक तो सिट्टू विधि और हरी पत्तियों से खाद की विधि। और दो प्रकार की फसलें, दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें, फिर उसके आवश्यक गुणों के बारे में चर्चा की। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हरी खाद के द्वारा। फिर अगला है आपके खली की खाद। ये तो होगी हरी खाद। दूसरी है आपके खली। खली तो जानते हो आप, खल जो गाँवों में कहते हैं, जैसे तिल की खल होती है, मूंगफली की खल होती है ना, तो उसको भी अपन खाद के रूप में काम में लेते हैं अपन। खली की खाद। अब खली की खाद से तात्पर्य क्या हुआ? खली किसे कहेंगे अपन? जैसे बात करें अपन तो तिलहनों, मतलब जैसे तिल है, तेल निकलने वाले तिलहनों से। अब आप सभी ग्रामीण परिवेश से तो आपको पता है खली क्या होती है। तिलहनों से तेल निकालने के बाद, तिलहनों से तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा रह जाता है, अवशिष्ट पदार्थ बचा रह जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? खली कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब जैसे अपन तिल है, तो तिलों से अपन अगर तेल निकलवाते हैं तो वो आपके जो तिलों को पीसा जाता है, तो उसके अंदर क्या, उसके पीछे जो अवशेष रह जाते हैं तिलों के, उनको अपन कहते हैं खली, खल कहते हैं। उनको पशुओं को भी देते हैं, या फिर इसको अपन खेत के अंदर खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे खली की खाद कहते हैं। ये बात समझ? जब इसे अपन खेत में काम में लेते हैं तो इसे क्या कहेंगे अपन? खली की खाद। और जब इसे खेत में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? खली की खाद। जैसे हरी पादपों का अवशेष को काम में लेते हैं, वो हरी खाद हो गई, खली की खाद कहते हैं। आगे बात समझ में? और खली की खाद सांद्र कार्बनिक खादों में के वर्ग में आती है। मतलब इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब है अपन बात करें तो खलियों में पोषक तत्व कौन से होते हैं? ये गोबर की खाद और कंपोस्ट की तुलना में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। इसमें क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसमें फास्फोरस और पोटास भी पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसके अलावा फास्फोरस व पोटास दोनों मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी अधिक होती है। अब इस खलियों के प्रकार, दो प्रकार हैं। आई बात समझ में? तो खलियों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। खलियों के प्रकार की बात करें अपन तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपके खाद्य खलियाँ, जिनको अपन खाने वाले जो पादप हैं उनसे निकलते हैं। और दूसरा है आपके अखाद्य खलियाँ। अखाद्य खलियाँ मतलब एक तो जैसे अपन तिल हैं, उनके तेल को अपन खाते हैं। हाँ, पहले खाद्य खलियाँ जिनको अपन खाने के रूप में भी पशुओं को खिलाने में काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर आपके बिनोला आ जाता है, नारियल की खली आ सकती है, इसके अलावा आपके सरसों है, इसके अलावा आपके तारामीरा है, तिल है, इसके अलावा आपके मूंगफली है आदि। आई बात, इनकी खाद क्या कहलाती? खलियाँ खाद्य खलियाँ हैं, मतलब इनको अपन पशुओं को खिला सकते हैं। ये आपके खाद्य खलियाँ हैं। और दूसरी अखाद्य, जिन्हें पशु नहीं खाते हैं, सिर्फ खेतों में खाद के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर तो यही होती है खाद्य खलियाँ, सरसों तारामीरा की खेती होती है ना। जैसे अरंडी है, इसके तेल जैसे वो खलियाँ होती है, तो उनको अपन खेतों में, पशु नहीं खाते हैं इनको। इसके अलावा महुआ है, महुआ के
पादप होता है, ये आपके डूंगरपुर उदयपुर साइड और ज़्यादा होता है। नीम है, नीम की खलियाँ हैं, करंज है आदि। ये क्या होती है, पशु नहीं खाते हैं इनकी खलियों को, तो इनको अपन कहते हैं अखाद्य खलियाँ। आ गई बात समझ में। अब बात करें खलियों की खाद का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो खलियों की खाद के प्रयोग के अंदर बात करें अपन तो खलियों की खाद को खेत में डालने के बाद उनके अपघटन के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी होने अति आवश्यक है। पहले तो एक मिटा देता हूँ, खाद्य खलियाँ और अखाद्य खलियाँ की बात हो गई। जिनको पशु खाते हैं वो खाद्य, नाम से पता चल रहा है। अब अपन बात करें कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, खाद्य खलियों का या अखाद्य खली है तो इसका खाद का अपन प्रयोग करने के लिए क्या होती है, थोड़ी कठोर होती है, तो इनके लिए क्या होनी चाहिए, खलियों की प्रयोग विधि। खलियों की प्रयोग विधि की बात करूं मैं आपके, तो खलियों की प्रयोग विधि के अंदर बात करें अपन तो खलियों को खेत में डालने के बाद उनके अपघटन के लिए क्या होती है, मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो वो कठोर होते हैं, तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए मृदा में। आई बात समझ में, नमी नहीं होगी तो उनका अपघटन नहीं होगा। इसके अलावा इन्हें सिंचित एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भूमि सिंचित की जाती है, जिसको अपन सींचते हैं, सिंचाई की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खलियों की बुआई के पूर्व कूट कर या पीस कर चूर्ण बना लेना चाहिए, नहीं अगर वहाँ पे आपकी नमी नहीं है तो। और उपयुक्त समय के पर एक बार में एक साथ बिखेर कर जुताई करके मिला देना चाहिए खेत में बिखेर कर फिर जुताई कर देनी चाहिए, जिससे मिट्टी के अंदर आसानी से मिल जाए। और खलियों में जितनी अधिक मात्रा में तेल होगा उतना ही मृदा में अपघटन देर से होगा। तो उनमें से जो तेल होता है वो पूर्णतः निकल जाना चाहिए। अगर तेल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे आपके, उसका अपघटन लंबे समय तक नहीं होगा। और खलियों का उपयोग बुआई से पूर्व एवं पश्चात दोनों तरह में किया जा सकता है। बुआई से पहले भी कर सकते हैं अपन, पहले व बाद दोनों जगह पे किया जा सकता है। आगे बात समझ में, तो इनको नमी होनी चाहिए, सीधी सी बात। अगर नमी नहीं होती उसको आप चूर्ण करके डालना पड़ेगा खेतों के अंदर, तभी वो काम आएगी। और बुआई से पूर्व अगर अपन उपयोग करें, जैसे महुआ की खल है, तो पूर्ण रूप से चूर्ण बनाकर करना चाहिए इसका। और 10 से 15 दिन पहले करना चाहिए, 10 से 15 दिन पहले करना पड़ेगा अपन को। इसके अलावा महुआ की खल बुआई के लगभग 2 माह पूर्व करनी चाहिए। और क्योंकि इसमें सेपोनिक जो रसायन पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण धान की फसल में सर्वोत्तम खली है कौन सी, महुआ की खली होती है। महुआ से क्या होती है, महुआ से पहले क्या करते थे, शराब बनाई जाती थी महुआ के पादप के, मावड़ी शराब। महुआ की खली होती है, ये आपके धान की फसल के लिए उपयोगी है। में महुआ की खली धान की फसल के रूप, और खलियों को खेत में बिखोर कर हल्की जुताई करने से मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। सिंपल सी विधि, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बुआई के पश्चात प्रयोग करें अपन तो अंकुरण के पश्चात पौधों के जमने के बाद पौधों के पास बारीक पिसी हुई खली का चूर्ण बिखेर देना चाहिए, है ना। पौधा बड़ा हो जाता है, उसके बुआई के बाद में 10, 15, 20 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में बिखेरना चाहिए। और कंद मूल वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाते समय खलियों का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी ऊपर डालते समय उनके अंदर उपयोग करना चाहिए। अब क्या है, कुछ खाने योग्य खलियाँ और उनके अंदर नहीं खाने योग्य खलियों के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरिक अम्ल की मात्रा दी हुई है, वो आपके सारणी दी हुई है, वो आप देख लें एक बार। उसके अंदर मात्रा दी हुई है, वो आपको देखनी है। वैसे हालांकि पूछते तो नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लें, ठीक है। तो इसी के साथ में ये आपके अध्याय नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। यही बात समझ में, जिसके अंदर ये आपके कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आज की क्लास में अपन ने एक तो देखा है हरी खाद, और दूसरा अपन ने देखा है खली की खाद, हरी खाद और खली की खाद, ठीक है। हरी खाद और खली की खाद की बात करें अपन तो हरी खाद तो पादपों के अवशेष, यही है हरी खाद, पादपों के अवशेष। और खली की खाद क्या है, जो आपके पादपों के खलियों की, जो मतलब जैसे तिलहनी एवं तिलहनी फसलों की खलियां, जो अभी बता दिया मैंने, जैसे
तिलों से तेल निकलने के बाद में जो अवशेष बच जाता है वो खली क्या कहलाती। कुछ तो खाद्य फली जिनको पशु खा लेते हैं, अगर कुछ को पशु नहीं खाते हैं तो वहाँ पे उनको अपन खेतों में काम में लेते हैं ज़्यादातर। तो ये आपके 2 टॉपिक पढ़े अपन ने, जैविक खाद या जैव उर्वरक के संदर्भ में। आगे बात समझ में, तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में एक बार मैं वापस, इस चैप्टर में अपन ने जैविक खाद के बारे में पूरी डिटेल बात की। देखो पहले तो अपन ने इसके अंदर जैविक खाद पढ़ा और फिर उसके बाद में अपन ने जैव उर्वरक पढ़ा। दोनों को अलग अलग रूप से पूर्ण रूप से पढ़ लिया। जैविक खाद के अंदर बनाने की विधि, इसके प्रकार, इसका मृदा में क्या प्रभाव, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा बातें की अपन ने। मृदा पर प्रभाव है ना। और जैविक खाद और उर्वरक के अंदर अंतर की बात की। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको बनाने की विधियों के अंदर जैसे गोबर की खाद किस प्रकार से बनाई जाती है, इसके अलावा आपके कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इनके बारे में बात हो गई। और जैव उर्वरक के अंदर अपन ने नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले और फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले के अंदर 5 प्रकार के पढ़ लिए अपन ने। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, नीलरित, सेवाल और इसके अलावा एजोला। ठीक है, और फास्फोरस के अंदर अपन ने माइकोराइजा पढ़ा और उसके बाद में अपन ने जैविक खाद, हरी खाद और खली की खाद पढ़ा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अध्याय नंबर 11। ओके, गुड लक, धन्यवाद। कंप्लीट होगा।